अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के अंदर अपना चैप्टर 2, जिसमें हम एक और लेवल ऊपर बढ़ के HTML को सीख रहे होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच के डिफरेंसेस समझेंगे, सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करेंगे। पीछे जो हमने पोर्टफोलियो जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको हम मिनी प्रोजेक्ट की तरह समझ सकते हैं। एक्टिविटीज जो की थी उनमें हम एक लेवल और बढ़कर कुछ चीजों को ऐड करने वाले हैं और कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे एंड और ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अब HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो पैराग्राफ एलिमेंट हो गया हो, चाहे वो हेडिंग एलिमेंट हो गया हो, चाहे वो इमेज एलिमेंट हो गया हो, इन सारे एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी इनलाइन की एंड एक कैटेगरी होती है हमारी ब्लॉक की। इन दोनों के बीच के पहले से डिफरेंसेस समझते हैं, उसके बाद इनमें डिटेल में बात करेंगे। ब्लॉक एलिमेंट्स HTML के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आपने कहीं पर प्लेस कर दिया तो वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे, चाहे उन्हें जरूरत हो चाहे उन्हें जरूरत ना हो। इसके साथ साथ जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नई लाइन के साथ स्टार्ट होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आपको साइकिल खड़ी करनी है और आपकी जो साइकिल है वो इस टाइप की है कि अगर एक बार आपने किसी भी लाइन के अंदर साइकिल खड़ी कर दी तो वो साइकिल पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद आप सेम लाइन पर और डिफरेंट साइकिल्स को खड़ी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो साइकिल कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो। तो अगर आपको किसी एरिया के अंदर 3 साइकिल्स खड़ी करनी है तो तीनों को खड़ी करने के लिए आपको 3 अलग अलग लाइंस को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट के एग्जाम्पल, यानी ऐसा एलिमेंट जिसको चाहे विड्थ की जरूरत हो चाहे ना हो वो पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है। एंड दूसरे तरीके के एलिमेंट्स HTML के अंदर होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही विड्थ यानी चौड़ाई ऑक्यूपाई करते हैं हमारी स्क्रीन पर जितनी उनके लिए जरूरी होती है। एंड ये एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि नई लाइन से स्टार्ट हो, मतलब अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को आप सेम लाइन के अंदर फिट इन करना चाहते हैं और वो हो पा रहे हैं तो फिर वो सेम लाइन के अंदर आएंगे, उन्हें अलग अलग लाइंस की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 3 साइकिल खड़ी करनी है और आपको एक रोड के ऊपर सिंगल लाइन के अंदर जगह मिल रही है कि तीनों एक ही लाइन में खड़ी हो सकती हैं, तो वो तीनों को आप एक के बाद एक के बाद एक खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो साइकिल्स हैं ये एक तरीके से ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। जबकि पहली बार में जिस साइकिल को हमने देखा था जो पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रही थी, ये मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट थी, ये भी मेरा ब्लॉक एलिमेंट थी एंड ये भी मेरा ब्लॉक एलिमेंट थी। अब ये तो हमने साइकिल्स का एग्जाम्पल दे दिया। प्रैक्टिकल HTML में इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं मैंने कोई हेडिंग टैग बनाया। अब हेडिंग टैग ने जिस हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट किया वो क्या करेगा, चाहे आप उसमें कोई छोटा वर्ड लिखें, जैसे मैंने सिर्फ हेलो लिखा इसके अंदर और मैंने लिखा H1, तो इस तरीके से ये जो हेलो है ये एक बार स्क्रीन पर प्रिंट तो हो जाएगा, बट इसके बाद अगर आप कुछ भी प्रिंट करना चाहेंगे, मान लेते हैं नेक्स्ट टैग आपने कोई पैराग्राफ टैग बनाया, तो वो पैराग्राफ टैग हमेशा अगली लाइन से स्टार्ट होगा। यानी अगर हेडिंग टैग कहीं भी क्रिएट हुआ तो वो पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है, चाहे उस हेडिंग के अंदर उतनी बड़ी हेडिंग हो लाइन जितनी, चाहे कोई छोटे से वर्ड की आप हेडिंग क्रिएट करें, पर आपकी पूरी की पूरी पेज के ऊपर विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एलिमेंट्स के, फाइंड आउट करते हैं कि वो इनलाइन एलिमेंट्स है या ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहां पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ उतनी जगह लेते हैं, जो लाइन के अंदर रहते हैं उतनी जगह लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत हो। ब्लॉक एलिमेंट्स जो पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ब्लॉक यानी पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग एलिमेंट की। हेडिंग एलिमेंट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, पर इस चीज को वेरीफाई कैसे करें? इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम एक हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, इसको मैं नाम देने वाली हूं classroom.html। ये मेरी लाइन क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक एक्सक्लेमेशन लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये मेरा पूरा बॉयलर प्लेट कोड है। बॉयलर प्लेट कोड के अंदर मेरे टाइटल में मैं क्या लिखने वाली हूँ, टाइटल में लिखूंगी इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। तो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम ये होने वाला है। अब जो मेरा बॉडी टैग है उसके अंदर मैं एक हेडिंग टैग बनाने वाली हूँ। हेडिंग टैग में मैंने H1 से अपना हेडिंग टैग बनाया, इसके अंदर मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड। अगर मैंने इस तरीके की लाइन लिखी H1 में और नेक्स्ट लाइन में मैं एक और H1 लिखने वाली हूँ जिसमें मैं लिखूंगी अपना कॉलेज। अब इन दोनों को हम सेव करेंगे एंड इसको हम करने वाले हैं एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हेलो वर्ल्ड एक लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है, उसके बाद अपना कॉलेज सेकंड लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है।
तो हेलो वर्ल्ड को सिर्फ इतनी ही जगह की जरूरत थी, पर फिर भी इसने क्या किया, पूरी की पूरी लेंथ को ऑक्यूपाई कर लिया और अपना कॉलेज को फर्स्ट लाइन में फिट इन नहीं होने दिया। इसको हम इंस्पेक्ट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हाईलाइट होने वाला ब्लू एरिया क्या है, पूरी की पूरी विड्थ को दिख रहा है, यानी पूरे के पूरे ब्लॉक में फैली हुई है मेरी हेडिंग 1, और जो मेरी हेडिंग 2 है वो भी पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर फैली हुई है। तो जो मेरा हेडिंग एलिमेंट है, मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकती हूँ 2 हेडिंग्स को साथ में लिख के कि दोनों अलग अलग लाइंस पर आ जाती हैं, इवन दो दोनों के अंदर जो वर्ड्स है वो बहुत छोटे हैं, जिन्हें पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये एलिमेंट पूरी लाइन ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये है मेरा पैराग्राफ एलिमेंट। अब पैराग्राफ एलिमेंट को लिखते टाइम हमने ऑलरेडी पहले देख रखा था कि अगर हम चीजों को अलग अलग लाइन पर लाना चाहें तो उसके लिए हम डिफरेंट कंटेंट को अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहीं से हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि मेरा पैराग्राफ एलिमेंट भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी एक पैराग्राफ के अंदर चाहे आप कितना भी कंटेंट रखें, वो पूरी की पूरी विड्थ को जो उसके पास अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करता है। इसको भी हम HTML से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, हेडिंग के बाद या फिर क्या करेंगे, इस हेडिंग को ही कन्वर्ट कर देते हैं पैराग्राफ में। ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ये हेडिंग बन जाएगी मेरा पैराग्राफ 2। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहां पर मैं करने वाली हूं रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ हो गया, दोनों टैग्स अलग अलग लाइन में आ जाते हैं। इसको भी अगर मैं चाहूं तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हमें दिख भी रहा है कि पैराग्राफ टैग के लिए P यहां पर हाईलाइट हो रहा है, ये भी पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी पूरा ब्लॉक एलिमेंट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जिसको डिस्कस करेंगे ये है मेरा एंकर टैग। अब एंकर टैग HTML के अंदर सिर्फ उतनी जगह लेता है जितना उसके लिए जरूरी है, तो एंकर टैग मेरा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। एंकर टैग को भी एक बार लिखकर देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं और इसी पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करने वाली हूं, यहां पर बना दूंगी एक एंकर टैग। google.com एंड यहाँ पर आएगा गूगल मी एंड सिमिलर चीज़ हम करने वाले हैं एक और नेक्स्ट लाइन में, और ये हो जाएगा मेरे पास facebook.com और यहाँ पर मैं लिखूंगी facebook मी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो गूगल मी एंड फेसबुक मी दोनों क्या हुए, दोनों सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इवन दो दोनों को HTML डॉक्यूमेंट में मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है, पर क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है तो इसने उतनी ही जगह घेरी जितनी इसको जरूरत है। अगर मैं चाहूं कि मुझे एक और एंकर टैग लिखना है तो यहां पर मैं YouTube भी लिख सकती हूँ, youtube.com, और इसको मैं लिख सकती हूँ YouTube। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये थर्ड एंकर टैग भी इसके बाद आया, और ये एक के बाद एक एंकर टैग्स तब तक आते रहेंगे जब तक मेरी पूरी लाइन नहीं भर जाती, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आना स्टार्ट होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है इनलाइन एलिमेंट का। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो सिर्फ इतनी विड्थ घेर रहा है, ब्लू एरिया आपको हाईलाइटेड में दिख रहा है। ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है। एंड अगर हम देखें कि ब्लू लाइन पूरी विड्थ में कब आ रही है, ये आ रही है बॉडी टैग के लिए। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि मेरा बॉडी टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, बल्कि एंकर टैग्स मेरे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इमेज एलिमेंट की। इमेज एलिमेंट भी HTML के अंदर सिर्फ उतनी जगह लेता है जितनी मेरी इमेज को जरूरत होती है। तो इमेज एलिमेंट भी मेरा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ की बात करूं और पैराग्राफ के अंदर मैं किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहूं, यहां पर ले लेते हैं एक पैराग्राफ, दिस इज एन इमेज, और यहां पर मैं एक इमेज को इंसर्ट करने वाली हूं। ऑरेंज के लिए सर्च कर लेते हैं, ऑरेंज इमेज, और यहां से इस इमेज का मैं एड्रेस कॉपी करने वाली हूं। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो यहां पर इवन दो ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई, देखकर पता नहीं चलेगा, पर हम इंस्पेक्ट अगर कर लें तो इस इमेज पर जो ब्लू हाईलाइट आया है वो सिर्फ इमेज की विड्थ जितना है। अगर ये सच में ब्लॉक एलिमेंट होता तो पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता, बट अभी ये इमेज क्या आ रही है, सेम लाइन के, मतलब जिस लाइन में मैंने दिस इज एन इमेज लिखा है उसी सेम लाइन में मेरी इमेज डिस्प्ले हो रही है। इमेज नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर इमेज नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होनी होती तो फिर वो कुछ ऐसी दिख रही होती जिसको मैं पैराग्राफ टैग के बाद लिखती,
तो मेरा ऑरेंज जो है वो नीचे आ गया और अब मेरा पैराग्राफ ऊपर रह गया। पर क्योंकि इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है इसीलिए वो पैराग्राफ के साथ ही अंदर डिस्प्ले हुआ। इनफैक्ट अगर मैं दो इमेजेस को एक साथ डिस्प्ले कराऊं, जैसे एक एप्पल इमेज का एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं, यहां से पैराग्राफ टैग को हम हटा देते हैं एंड ये रहा मेरा तो ये मेरा फर्स्ट इमेज टैग है, ये मेरा सेकंड इमेज टैग है एंड अब मैं करने वाली हूं अपने पेज को रिफ्रेश, तो दोनों इमेजेस सेम लाइन के ऊपर अपीयर होती हैं। तो इस तरीके से मेरा इमेज एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट का जो ऑफिशियल नाम है इसको हम कंटेंट डिवीजन एलिमेंट भी कहते हैं। इस एलिमेंट का बेसिक काम होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंटेंट को डिवाइड करना। यानी इस एलिमेंट के अंदर कोई खुद की फंक्शनैलिटी नहीं होती। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट का काम होता है एक पैराग्राफ को क्रिएट करना, इमेज एलिमेंट का काम होता है इमेज को क्रिएट करना, हमारे एंकर टैग का काम होता है एक हाइपरलिंक को डिस्प्ले कराना। बट हमारा जो डिव वाला एलिमेंट होता है उसकी खुद की अपनी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बाकी एलिमेंट्स के लिए एक कंटेनर एलिमेंट होता है। डिव इज अ कंटेनर जिसको यूज किया जाता है बाकी HTML एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के लिए, ताकि डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर हमें ग्रुप करना हो तो उनको एक साथ हम डिव एलिमेंट के अंदर लिखकर उसे ग्रुप कर सकते हैं। एंड डिव एलिमेंट हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। एक बार डिव को समझने के लिए हम छोटा सा HTML कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया, मेरी जो classroom.html फाइल है इसके अंदर मैं अपने पुराने कोड को हटा देती हूँ और मैं कुछ एंकर टैग्स को क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने लिखा एंकर, यहां पर मैं लिखने वाली हूं google.com। इसी सेम तरीके से मैं यहां पर लिखने वाली हूं YouTube एंड इसको कर देते हैं youtube.com। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं लिखने वाली हूं Facebook और यहां पर कर देते हैं Facebook। तो मैंने 3 अलग अलग एंकर टैग्स को क्रिएट किया है। एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये तीनों एंकर टैग्स एक सिंगल लाइन के अंदर डिस्प्ले हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है मेरा एंकर टैग मेरे लिए एक इनलाइन एलिमेंट होता है। अब मैं चाहती हूं कि मेरा ये जो गूगल एंड जो यूट्यूब वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब ये दोनों सेम लाइन पर आ जाए एंड फेसबुक अगली लाइन पर चला जाए। एंड उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि गूगल एंड यूट्यूब दोनों जिस लाइन पर आ रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर लाल हो जाए। ऐसे केसेस के लिए जब मुझे ऐसी चीजें करनी होती है तो मैं क्या करूंगी, बाहर में एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करूंगी। ये मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर दिया, ये इसका ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। एंड इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं अपने दोनों एंकर टैग्स को ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो ये एक तरीके से डिव एलिमेंट के अंदर मैंने एंकर टैग्स को क्रिएट किया है, एंकर एलिमेंट को क्रिएट किया है। एंड अब कर लेते हैं इसको सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो एक डिव के अंदर सारा जो सामान था वो इस पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी गूगल और यूट्यूब वाले टैग्स पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड डिव के बाद वाली जितनी चीजें थी जैसे फेसबुक वाला एलिमेंट अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे लिए पूरा डिव है, डिव के अंदर मेरे पास ये एक एंकर टैग है, ये एक एंकर टैग है एंड नेक्स्ट लाइन में मेरे पास सिर्फ ये एक एंकर टैग है। तो इस डिव ने क्या किया, पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया जिसके अंदर गूगल एंड यूट्यूब वाले टैग्स भी आ गए। अब मैं चाहूं तो पूरे डिव का मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इस एलिमेंट पर क्लिक करने वाली हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स रेड। मैंने एंटर किया एंड जैसे ही एंटर किया मेरा क्या हुआ, इस वाले डिव का ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज करने का तरीका है तो बेसिकली इंस्पेक्ट के अंदर ही मैं कुछ अपनी CSS यानी स्टाइल की प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती हूँ पेज पर ये प्रॉपर्टीज परमानेंट नहीं है। मतलब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी वो गायब हो जाएगी एंड दोबारा से मुझे सेम लाइन लिखनी पड़ेगी अपने इस एलिमेंट के लिए। तो बैकग्राउंड कलर इस बार ग्रीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड कलर पूरे डिव के लिए ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से यूजुअली हम अपना CSS डिफाइन नहीं करते, वो CSS फाइल के अंदर ही डिफाइन होता है। बट क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ डिव का, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई टास्क आता है जिसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, उनको सेपरेट लाइन पर लेकर जाना है और उनके लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वहां पर मैं उनको ग्रुप करने के लिए डिव एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ और डिव एलिमेंट की हेल्प से वो ग्रुप भी हो जाएंगे एंड साथ के साथ वो डिफरेंट लाइन में भी चले जाएंगे। पर डिव का जो मेन काम
काम होता है या जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है उनको हम अभी ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। जब हम CSS कर रहे होंगे तो div को हम और ज्यादा यूज करेंगे एंड और ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। बट बेसिक div का यही है कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो div के अंदर हम जितने भी टैग्स लिख देंगे वो सारे के सारे हमारे एक पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड सेकेंड चीज के div को हम एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए, उनका एक ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं। और div इतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट है कि हर एक वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर google.com पर जाती हूँ और यहाँ मैं इंस्पेक्ट करती हूँ google.com को, तो यहाँ मुझे पता चलेगा ये जो है ये मेरे लिए अपने आप में एक div है। तो यहाँ मुझे div दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये एक div है, यहाँ पर ये एक div है, यहाँ पर ये एक div है। मेरी जो मोस्टली वेबसाइट होती है वो एक divs का कलेक्शन हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करने की जरूरत होती है। तो जब हम नॉर्मल वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को बाद में अच्छे लेवल पर डिजाइन कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम div को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पैन एलिमेंट की। अब ये जो स्पैन एलिमेंट होता है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल div जैसी है। यानी div का काम क्या था, एलिमेंट्स को ग्रुप करने का, तो स्पैन का काम भी यही होता है कि एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। इसके अंदर अपनी कोई इंटरनल कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी नहीं है जिसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर स्पैन एलिमेंट की बात की जाए तो ये भी हमारे पास एक जेनेरिक कंटेनर होता है जिसका काम होता है HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करना, साथ में होल्ड टुगेदर करना। पर स्पैन और div में मेजर डिफरेंस जो ये आता है कि div मेरा ब्लॉक एलिमेंट होता है जबकि स्पैन मेरे पास इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी कुछ एलिमेंट्स को अगर मैं जोड़ना चाहूं पर मैं नहीं चाहती कि वो अलग से अपनी एक लाइन ऑक्यूपाई करें, तो उनको मैं स्पैन एलिमेंट या स्पैन टैग की हेल्प से ग्रुप कर सकती हूँ। एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जो अपने HTML कोड के अंदर 3 एंकर टैग्स को डिफाइन किया था, तो पहले मैंने div में उनको ग्रुप किया था। इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, स्पैन टैग के अंदर इनको ग्रुप करने वाली हूँ। तो ये मेरा ओपनिंग टैग हो जाता है स्पैन के लिए, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो जाता है। इसको कर लेते हैं सेव एंड इस बार मैं करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश किया तो गूगल एंड यूट्यूब, ये जो दोनों एंकर टैग्स हैं जो स्पैन के अंदर गए, ये अभी भी सेम लाइन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी है। इस चीज को हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर इंस्पेक्ट करूं मैं तो इन दोनों का जो ग्रुप है वो एक तरीके से बन गया है इस स्पैन के अंदर। ये स्पैन है जिसमें दोनों के दोनों एंकर टैग्स अब आकर जुड़ गए हैं। तो अब अगर मुझे कोई ऐसा स्टाइल अप्लाई करना है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो मैं चाहती हूँ पहले 2 एंकर टैग्स पर ही आए, तो उस प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्टली स्पैन के साथ एसोसिएट कर सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे अगर हम में से काफी लोग हैं जो कोरा चलाते होंगे, कोरा के ऊपर यूजुअली इसको जेई की तैयारी के टाइम पर, कॉलेज एडमिशन से पहले यूजुअली कॉलेजेस कैसे हैं या उनके अंदर क्या क्या होता है, उस तरीके की चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे टाइम पर एटलीस्ट 2017 के अंदर 12th क्लास के अंदर हम एक्सप्लोर करते थे। अब यहाँ पर जैसे कोरा के ऊपर बहुत सारी चीजें, मीम्स वगैरह काफी कुछ अवेलेबल होता है, पर अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे ये पता चलता है कि इंस्पेक्ट करने के बाद कोरा के ऊपर हर एक चीज का जो नाम है, जैसे ये जो पेज का नाम है ये एक स्पैन है, यहाँ पर ये विशाल गोयल ये भी एक स्पैन है। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं नेक्स्ट नेम देखूं ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है। तो कोरा के ऊपर इस तरीके से ये जो नाम डिफाइंड होते हैं ये सारे के सारे स्पैन है। तो स्पैन है तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक स्पैन के ऊपर अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जाकर इन सारे के सारे नेम्स के साथ भी जुड़ जाएंगी। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया स्पैन एंड डिव्स को दिखाने का। बाकी स्पैन एंड डिव को हम और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे CSS पढ़ते हुए। नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा HR टैग, यानी एक हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट एक तरीके से मेरे पेज के अंदर ब्रेक्स लेकर आ जाता है। यानी अगर मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, मान लेते हैं मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज माई नेम विच इज श्रद्धा, इस तरीके से बहुत सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि बीच में एक ऐसी लाइन आ जाए जो मेरे पेज को इस हिस्से एंड इस हिस्से में डिवाइड कर दे। तो बेसिकली पेज के अंदर ब्रेक्स लाने के लिए मैं HR टैग का यूज करती हूँ। HR टैग में हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होते, सिर्फ एक सिंगल टैग होता है। जैसे इस तरीके से मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट अपना HR एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये जो टैग है ये बिल्कुल सिमिलर है मेरे BR टैग के। BR टैग क्या होता था, BR टैग मुझे लाइन ब्रेक देता था, जबकि HR टैग मेरे लिए एक डिवाइडर जैसा होता है। तो इसको सीखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ्स लिखने वाली हूँ। मान लेते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज माई नेम विच इज श्रद्धा खापरा। एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, आई एम योर वेब डेवलपमेंट टीचर। और टैग बना लेते हैं, आई टीच यू ऑन अपना कॉलेज। एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं, आई लव कोडिंग।
इसको कर लेते हैं सेव एंड मैं क्या करने वाली हूँ, एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो चारों पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए। अब सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं लिखने वाली हूं अपना HR टैग, तो इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन अगेन। तो एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए आ गई स्क्रीन पर। तो ये मतलब होता है पेज के ऊपर एक डिवाइडर या एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक क्रिएट करने का, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने का। ये सेम जो लाइन है इसको हम अपने पूरे पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं कि पहले जो हमने पोर्टफोलियो पेज बनाने के लिए जितना भी सारा कॉन्टेंट लिखा था उसको हम एक और सेपरेट फाइल portfolio.html के अंदर यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं एंड उसके अंदर हम अपने HR टैग को यूज करेंगे। ये मैंने कर दिया अपना कोड कॉपी एंड पेस्ट, इसको कर लेते हैं सेव एंड अभी जो मेरा पेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पेज है जिसमें मुझे इमेज अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इमेज सेपरेट फोल्डर के अंदर है। उस इमेज को भी हम सेम फोल्डर के अंदर, मैं अपने वेब क्लासरूम फोल्डर के अंदर अपनी इमेज को ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो दोबारा से कर लेते हैं इसको रिफ्रेश एंड दिस वाज माय पोर्टफोलियो पेज। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो इतना पार्ट है वो एक सेपरेट सेक्शन के अंदर आ जाए। मेरा एजुकेशन सेक्शन अलग हो जाए, स्किल सेक्शन अलग हो जाए, हॉबी सेक्शन अलग हो जाए, कॉन्टैक्ट अलग हो जाए। तो मैं इन सबके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ऐड करने वाली हूँ। मेरा इतना जो पार्ट था जिसमें मेरी हेडिंग आ गई एंड फोटो तक का जो पार्ट है यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ HR को। इसको कर लेते हैं सेव। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग सारा सेम ही जगह आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा VS कोड मेरे लिए स्लैश ऐड कर रहा है, बट अगर मैं स्लैश ऐड ना भी करूं तब भी मेरा कोड वर्क करेगा। ये सेम चीज हम कॉपी करने वाले हैं अपने एजुकेशन सेक्शन के बाद, सेम चीज आफ्टर माय स्किल सेक्शन एंड माय हॉबी सेक्शन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा पेज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम अपने HR टैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दो स्पेशल टैग्स सब एंड सब के बारे में। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं एक्चुअली सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की। तो मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से हूँ, थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का मतलब काफी क्लियर है। इनफैक्ट काफी सारे जो JEE नीट स्टूडेंट्स है वो रिलेट करेंगे, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने शायद सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट उतने नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो बचपन में देखे होंगे, बायोलॉजी की बुक्स में देखे होंगे, फिजिक्स की बुक में देखे होंगे। पर यूजुअली हम मैथ अगर पढ़ते थे बचपन में भी तो वहां पर ऐसे कुछ फॉर्मूले हमें दिखाई देते थे जिसमें हम लिखते थे A + B का होल स्क्वायर या A स्क्वायर या C स्क्वायर या 24 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये स्क्वायर के लिए हम 2 लिखते थे ऊपर, इसको पावर भी बोला जाता है मैथ के अंदर। तो ये जो 2 लिखते थे ये थोड़ा सा छोटा होता था साइज में और हमारे मेन नंबर से ऊपर की तरफ आता था। यानी अगर मैं A + B थोड़े बड़े साइज का लिखती हूँ तो 2 हमेशा A और B से साइज में छोटा होने वाला है। एंड 2 क्या होता है, पावर क्या होती है, हमेशा नंबर के ऊपर जाती है। तो इस तरीके के नंबर्स या इस तरीके की चीजें जो साइज में थोड़ी सी छोटी हो और मेरे मेन कंटेंट से ऊपर की तरफ आए, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में एक सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर यानी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। सुपर यानी जो ऊपर आता है एंड साइज में छोटा होता है। अब जैसे सुपरस्क्रिप्ट साइज में छोटी होती है एंड ऊपर आती है, वैसे ही इसका एक दूसरा वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट साइज में छोटी होती है बट नीचे आती है मेन कंटेंट से। जैसे एग्जांपल के लिए हम काफी सारे फॉर्मूले पढ़ते थे साइंस के अंदर, बचपन में हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। तो इसमें क्या होता था, ये जो नंबर्स हैं ये छोटे होते हैं मेन कंटेंट से एंड ये 6 इस C से छोटा होगा। अगर यहाँ पर मुझे 6 लिखना हो वो बड़ा आएगा, जबकि ये वाला 6 थोड़ा सा छोटा होगा। अगर मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, केमिकल फॉर्मूला, तो O2 होगा जिसमें 2 इस O के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है और नीचे की तरफ आता है। वाटर का फॉर्मूला लिखूं तो उसमें H2O आएगा जिसमें 2 H और O से छोटा होगा। तो जब भी हमें ऐसे कंटेंट लिखने होते हैं जिसमें हमारा साइज टेक्स्ट का छोटा होता है और वो नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कह देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट को लिखने के लिए मान लेते हैं मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, तो सुपरस्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम SUP टैग का यूज करते हैं। ये टैग कुछ इस तरीके से होता है, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया, और बीच में जिस भी नंबर को या जिस भी कंटेंट को मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको हम लिख रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिखा A, उसके बाद SUP टैग के अंदर मैंने 2 लिखा, तो मेरे आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में A तो बड़ा आएगा इस तरीके से, पर ये जो 2 है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा एंड छोटा आएगा। वहीं पर सबस्क्रिप्ट की बात करें तो मान लेते हैं मैंने H2O लिखा, तो यहाँ पर ये 2 मेरे नॉर्मल H से थोड़ा सा छोटा है साइज में। और अगर मुझे HTML के अंदर H2O लिखना है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें ये मेरा H एक नॉर्मल साइज का एलिमेंट है, मेरा O भी एक नॉर्मल साइज का एलिमेंट है, और ये 2 आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा साइज में छोटा और नीचे की तरफ। तो इस तरीके से H2O प्रिंट होगा मेरी स्क्रीन पर। इसको एक बार कोड में भी लिख लेते हैं।
मैं एक हेडिंग टैग बना लेती हूँ, इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ A²। तो मैंने पहले लिखा A, इसके अंदर ही मैं नेस्ट करके अपना सुपर टैग बनाऊंगी विच इज 2। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार रन। तो कुछ इस तरीके से होगा जिसमें A पे स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है, तो इसको दोबारा कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये मेरा A² बन गया। इसी तरीके से सिमिलर वे में मैं H2O भी लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी H और साथ में मैं सबस्क्रिप्ट वाला टैग लगाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी H2 एंड यहाँ पर O। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो इस तरीके से H2O डिस्प्ले होगा मेरी स्क्रीन पर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो मेरा H1 है और ये जो मेरा SUB है, या H1 मेरा मेन टैग है जिसके अंदर ये SUB सब वाला जो टैग है ये नेस्टेड है। नेस्टेड टैग्स के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर रखी है, वो टैग्स जो एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं। तो H1 के अंदर सब आया है तो सब वाला टैग नेस्टेड है H1 टैग के अंदर। और अगर इनका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन करे तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो ऊपर होता है यानी जो बाहर की तरफ होता है उसको हम पेरेंट कह देते हैं, जो अंदर की तरफ होता है उसको हम चाइल्ड कह देते हैं। तो मेरा H1 टैग यहाँ पर पेरेंट वाले रिलेशनशिप में है और मेरा सब टैग उसके चाइल्ड वाले रिलेशन में है। और सब के अंदर भी कोई और टैग होता, यानी इस 2 को अगर मुझे इटैलिक बनाना होता या इस 2 को अगर मैं अंडरलाइन करना चाहती तो इस तरीके से इस 2 को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देती। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो H2O तो आया, 2 मेरा सबस्क्रिप्ट भी बन गया, पर 2 साथ के साथ अंडरलाइन भी हो गया। तो ये मेरा बाहर की तरफ पेरेंट है, उसका चाइल्ड है सब, और सब का भी एक और चाइल्ड है जिसका नाम है अंडरलाइन टैग। तो इस तरीके से नेस्टिंग होती है HTML के अंदर, जिसको हम रियल लाइफ में बहुत बार देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। सवाल हमें कह रहे हैं प्रिंट द फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन यूजिंग H1 हेडिंग एलिमेंट्स। यानी मुझे अपनी स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करनी है एक H1 हेडिंग एलिमेंट की फॉर्म में, यानी पूरी चीज एक H1 हेडिंग टैग के अंदर आएगी और उस तरीके से प्रिंट होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम सेज, ये प्रॉपर इंग्लिश है तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, सीधा कॉपी पेस्ट करना है। पर ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि सबस्क्रिप्ट यूज हो रही है, तो यहाँ पर मैं SUP टैग का यूज करने वाली हूँ। इस लाइन को लिखने के लिए अपने HTML कोड के अंदर हम H1 एलिमेंट बनाने वाले हैं, हेडिंग एलिमेंट, जिसमें मैं लिखने वाली हूँ पाइथागोरस थ्योरम सेज। यहाँ पर लिख लेते हैं A। अब A के बाद मुझे स्क्वायर चाहिए, तो सुपरस्क्रिप्ट वाले एलिमेंट के लिए मैं SUP टैग लिख लेती हूँ जिसमें लिखेंगे 2। उसके बाद लिखेंगे स्पेस के बाद एक प्लस का साइन B एंड दोबारा से SUP टैग, इसको कॉपी कर लेते हैं, स्पेस इक्वल टू C, दोबारा से टैग, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम सेज ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास एज इट इज प्रिंट होकर आ गई है। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन के अंदर दिस इज माई सेकेंड लाइन। ये इतना पार्ट प्रॉपर इंग्लिश है तो इसमें मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक केमिकल फॉर्मूला है जिसमें 6, 12 और 6 ये मुझे दिख रहा है, ये मेरे सबस्क्रिप्ट के अंदर आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं SUB टैग का यूज करने वाली हूँ। इसको भी एक बार लिखते हैं कोड के अंदर। मैं बनाऊंगी अपना हेडिंग एलिमेंट, उसके अंदर लिखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C, यहाँ पर लिखेंगे SUB 6H, यहाँ पर आने वाला है 12O6। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो ये सेकंड लाइन भी मेरे पास एज इट इज प्रिंट होकर आ गई है। तो अब हमें समझ आ रहा है कि वेबसाइट्स के ऊपर जो यूजुअली मैथ के फॉर्मूले लिखे होते हैं या साइंस के फॉर्मूले लिखे होते हैं वो किस तरीके से हम HTML की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं एक वेब पेज के ऊपर। अब HTML के अंदर नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है सिमेंटिक मार्कअप। HTML ऑलरेडी हमें पता है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है एंड इसके अंदर भी हम सिमेंटिक मार्कअप के बारे में पढ़ते हैं। सिमेंटिक मार्कअप यानी हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ कंटेंट की। मतलब अब हम ऐसे टैग्स के बारे में बात करेंगे जिन टैग्स को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसमें किस तरीके का कंटेंट स्टोर्ड होता है। हमारे पास 2 तरीके के टैग्स होते हैं, यानी सारे के सारे टैग्स को या एलिमेंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स और एक होते हैं हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स। बिल्कुल बेसिक और देसी भाषा में समझा जाए तो सिमेंटिक टैग्स हमारे वो टैग्स होते हैं जिसको देखकर ही हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि इस टैग के अंदर किस तरीके का कंटेंट लिखा जाता है। और नॉन सिमेंटिक टैग्स यानी वो टैग जिसको देखकर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। जैसे सिमेंटिक टैग का एक एग्जांपल हो सकता है मेरा हेडिंग टैग, यानी हेडिंग टैग को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि H यानी हेडिंग इसके अंदर लिखी जाने वाली है। या फिर पैराग्राफ टैग को मुझे देखकर ही पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ होने वाला है। या फिर मेरे इमेज टैग को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर इमेज टाइप का कंटेंट आएगा। बट अगर मैं एक डिव की बात करूं या फिर एक स्पैन की बात करूं, तो जब हम फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर डिव और स्पैन समझते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। और उसका रीजन ये है कि ये नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं। इनका नाम इनके मीनिंग के साथ कनेक्ट इतना नहीं करता, मतलब इनका नाम इनके मार्कअप के साथ कनेक्ट नहीं करता।
अब जैसे हम कुछ रियल लाइफ का एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वो सिमेंटिक मार्कअप का यूज करती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने सीबीएसई की वेबसाइट खोल ली, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, हम इसकी मेन वेबसाइट पर विजिट करने वाले हैं एंड थैंक गॉड ये वेबसाइट वर्क कर रही है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वर्क नहीं करती। मान लेते हैं मैं इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करने वाली हूँ, तो यहां पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ तो ये ऊपर का जो पूरा का पूरा कंटेंट है मैं देख सकती हूँ। अंदर तो मैक्सिमम जो कंटेंट है ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, पर ऊपर मुझे कुछ ऐसे टैग्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझे ये एक सेक्शन टैग दिखाई दे रहा है। सेक्शन टैग यानी ये जो पूरा का पूरा ब्लू से हाईलाइटेड कंटेंट है ये मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन है। इसके बाद मुझे एक हेडर टैग दिखाई दे रहा है, यानी ये ब्लू से हाईलाइटेड जितना भी कंटेंट है ये मेरी वेबसाइट का हेडर है। वेबसाइट्स के अंदर अगर आपने हेडर फुटर जैसे टर्म्स पहले नहीं सुने हुए हैं, तो वेबसाइट्स के ऊपर या किसी भी वेब पेज के ऊपर यूजुअली जो उसका ऊपर वाला हेड वाला सबसे मेन कंटेंट बताता है उसको हम वेबसाइट का हेडर कहते हैं, और वेबसाइट के सबसे नीचे वाले पार्ट में जो उसकी बॉटम पे इंफॉर्मेशन होती है उसको यूजुअली हम उसका फुटर कहते हैं। हम चाहते तो इस हेडर की जगह इसको सिंपली एक डिव भी बना सकते थे। अगर एक वेबसाइट में हेडर ना हो और सिर्फ उसको हम एक डिव एलिमेंट की तरह डिक्लेयर कर दे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कोड के अंदर, हमारा पेज वैसे का वैसा दिखेगा। बस यहां पर मैंने डिव नहीं लिखा, हेडर लिख दिया, यही मेरे लिए सिमेंटिक मार्कअप है। मतलब सिमेंटिक मार्कअप का मतलब है सिर्फ मीनिंग से हमें मतलब है, मुझे नहीं मतलब कि वेबसाइट दिख कैसी रही है। यानी डिव बनाएंगे, चाहे सेक्शन बनाएंगे, चाहे हेडर बनाएंगे, चाहे फुटर बनाएंगे, वो काम तो सारे डिव के ही करेंगे, पर हमें कोड पढ़ के मतलब पता नहीं चलेगा। मतलब कब पता चलेगा? मतलब तब पता चलेगा जब हम सिमेंटिक टैग्स को यूज करेंगे, और ये मेरा हेडर एक टाइप का सिमेंटिक टैग होता है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर हम और चीजें भी देख सकते हैं। यानी अगर मैं नीचे बिल्कुल बॉटम पर आ जाऊं तो यहां पर ये यूजुअली एरिया मेरे फुटर का होता है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है ये मेरा फुटर वाला टैग है, एंड फुटर टैग भी अपने आप में एक सिमेंटिक टैग होता है। तो ये तो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट देखी। इसी तरीके से आप खुद से कोई भी मेजर वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे यूजुअली आपको डिव के अलावा बहुत सारे टैग्स दिखेंगे, और ये जो हेडर टैग होते हैं, फुटर टैग होते हैं, सेक्शन टैग होते हैं, और इसके अलावा अभी हम और भी टैग्स पढ़ेंगे। ये सारे के सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिनका कंटेंट किस तरीके का उसके अंदर है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर यहाँ पर एक सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कि मुझे ऐसे सिमेंटिक टैग्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका सबसे बेसिक और सबसे इजी आंसर तो यही है कि चीजें और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती हैं, हमारा कोड और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। मीनिंगफुल होने का मतलब है कि हमारा जो लेआउट है वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बन जाएगा। यानी सारी चीजों को आप डिव 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 इस तरीके से अरेंज करेंगे HTML के ऊपर, तो एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए ही पढ़ना मुश्किल होगा। तो सारी चीजों को एक बेटर तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट करने से एज अ प्रोग्रामर हमें हेल्प मिलेगी, या फिर अगर कल को हमारे कोड को कोई और पढ़ता है तो उसे भी चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा यहाँ पर एक हेडर बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए यहाँ पर हेडर टैग को यूज किया गया है। यहाँ पर मैं वेबसाइट का फुटर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर एक फुटर टैग को यूज किया गया है। पैराग्राफ लिखना चाहते हैं इसीलिए P लिखा हुआ है, हेडिंग लिखना चाहते हैं इसीलिए H1 लिखा हुआ है, रादर देन कि सारी चीजों को सिर्फ हम टेक्स्ट नाम का टैग में फिट इन करने की कोशिश करते। तो सेकंड फायदा इस चीज का ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो SEO फ्रेंडली बन जाती है। SEO टर्म आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी टर्म है। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी बिल्कुल बेसिक से समझें तो इसका एक मतलब यह है कि जब भी हम क्रोम के ऊपर जाकर कुछ सर्च करते हैं, सफारी के ऊपर जाकर कुछ सर्च करते हैं, तो क्रोम को कैसे पता चला या सफारी को कैसे पता चला कि कौन सी वेबसाइट उसे सर्च में ऊपर दिखानी है, कौन सी वेबसाइट उसे सर्च में नीचे दिखानी है? तो यूजुअली क्रोम क्या करता है, सिमेंटिक टैग्स को ढूंढता है। सिमेंटिक टैग्स को ढूंढकर उसे पता चलता है कि अच्छा इस वेबसाइट के ऊपर मेन कंटेंट क्या होने वाला है, इस वेबसाइट के ऊपर हेडर क्या है, फुटर क्या है। तो SEO फ्रेंडली होने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट रैंकिंग वाइज इंप्रूव होगी अगर वो सिमेंटिकली अच्छी है तो। यानी अगर हमने उसमें सिमेंटिक मार्कअप को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है तो फिर हमारे ब्राउजर के लिए इजी हो जाता है डिटेक्ट करना कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म में लिखी हुई है। एंड थर्ड फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट को और ज्यादा रीडेबल बनाता है। सिमेंटिक मार्कअप की हेल्प से वेबसाइट और ज्यादा रीडेबल बनती है। और इसके अलावा जो लोग स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं,
यूजुअली जो लोग देख नहीं सकते वो स्क्रीन रीडर्स को यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिससे वेबसाइट खुलती है तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर वो बोले जाते हैं, तो वो सुनकर समझते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है। तो स्क्रीन रीडर्स जो हैं वो सिमेंटिक मार्कअप की हेल्प से और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा यूजर इंटरफेस और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। यूजर इंटरफेस भी नहीं कहूंगी इसको, मैं कहूंगी यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से हमें अपनी किसी भी वेब पेज वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर सिमेंटिक मार्कअप को यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ फेमस टैग्स की जिनको हम यूजुअली सिमेंटिक मार्कअप के अंडर पढ़ते हैं। इनमें से सबसे पहला टैग है हमारा हेडर टैग। हेडर यूजुअली हमारी वेबसाइट का सबसे मेन जो पार्ट होता है, सबसे मेन कंटेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं अपनी सीबीएसई की वेबसाइट का एग्जांपल लूं, या इससे अगर हम थोड़ा सा परेशान हो गए हैं तो अपने विकिपीडिया पेज का एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम एवेंजर्स के बारे में देख रहे थे। यहां पर हेडर क्या होने वाला है, यहां पर हेडर है मेरा ये वाला पार्ट, यानी ये जो ब्लू से हाईलाइटेड पार्ट है, दिस इज मेरे वेबसाइट का हेडर। वेबसाइट का हेडर यानी वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला हेड वाला पार्ट जो दिखाता है कि इस वेबसाइट का मेन कंटेंट क्या होने वाला है। तो ऊपर ही मुझे पता चल गया वेबसाइट का नाम विकिपीडिया है, एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, यहाँ मुझे सर्च बार भी मिल गया, और अकाउंट बनाने का, लॉगिन करने के ऑप्शंस, ये सारी चीजें हेडर के ऊपर आ गई। मुझे भी अपने लिए हेडर क्रिएट करना है तो मैं अपनी वेब पेज पर जा सकती हूँ, एक हेडर टैग मैं बनाऊंगी। हेडर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखने वाली हूँ। मान लेते हैं मेरी वेबसाइट का नाम है अपना कॉलेज, यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज लिख लिया। इसके साथ साथ मैं एक लिंक देना चाहती हूँ, मान लेते हैं मैंने एक एंकर टैग बना दिया साइड में, और यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया www.apnacollege.in। तो ये वेबसाइट भी है एंड यहाँ पर है गो टू मेन पेज। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो एक तरीके से ये मेरे लिए मेरा हेडर बन गया। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय हेडर ऑफ द पेज। अब जो हेडर है वो लिखा तो बॉडी के अंदर ही जाता है, तो बॉडी के अंदर ये मेरा हेडर टैग आ गया एंड इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मैं चाहूँ तो सिर्फ अपना कॉलेज भी डिस्प्ले करा सकती हूँ, तो ये अपना कॉलेज आ गया जो ऊपर मेरे हेडर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये है मेरा मेन टैग। मेन टैग को यूजुअली मेरे वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं। यानी मेन टैग के अंदर वेबसाइट के कंटेंट का वो पार्ट आता है जो मेजर चीज फॉर्म करता है। जैसे अगर मैं अपने विकिपीडिया पेज की बात करूं तो यहां पर इतने वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा मेरे मेन टैग के अंदर आएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हेडर वाला पार्ट अलग हो चुका है, ये मेरा साइड वाला जो नेविगेशन है वो अलग हो गया है, एंड मेन के अंदर जितना भी मेन कंटेंट है, यानी एवेंजर्स के बारे में, फिल्म के बारे में जितना भी कंटेंट है, वो सारा का सारा मेरे मेन टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो यूजुअली जैसे हम बात करते हैं कि मेरी पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, वैसे ही वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है जिसमें हम हेडर हटा देते हैं, फुटर हटा देते हैं, नेविगेशन हटा देते हैं, वो सारा का सारा यूजुअली हम अपने मेन टैग के अंदर लिखते हैं। मेन कंटेंट दिखाने के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, हेडर के बाद अपना मेन मैं लिख सकती हूँ, दिस इज माई मेन कंटेंट। तो इस तरीके से मैं अपने मेन कंटेंट को दिखा सकती हूँ। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश एंड इंस्पेक्ट करके, तो ऊपर मेरा हेडर आ जाएगा, नीचे मेरा मेन कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करेंगे, ये है मेरा फुटर टैग। फुटर टैग मेरे वेबसाइट के बॉटम के अंदर आता है, जिसमें हम लास्ट में यूजुअली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या और कुछ कनेक्शन वाले रिलेटेड लिंक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे हमने अपनी सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर देखा था कि हमारे पास लास्ट में जो आता है वो मेरी वेबसाइट का फुटर होता है। अगर मुझे अपना फुटर बनाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फुटर टैग का यूज हम कर सकते हैं एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं मेड विद लव। अब लव लिखने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ HTML एंटिटी का। तो इस तरीके से 3 सेक्शन मेरे पास हो गए। ये मेरा हेडर है वेबसाइट का, ये मेरा मेन कंटेंट है, ये मेरे वेबसाइट का फुटर है जो यूजुअली वेब पेज के बिल्कुल लास्ट में आता है। अब एक और स्पेशल चीज है कि यूजुअली जब हम हेडर बनाते हैं या मेन बनाते हैं या फुटर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट्स के ऊपर, वेब पेज के ऊपर एक ही हेडर बनाया जाता है, एक ही मेन सेक्शन बनाया जाता है और एक ही फुटर बनाया जाता है। ऐसा यूजुअली नहीं होता कि वेबसाइट के मल्टीपल हेडर्स हैं या मल्टीपल मेन कंटेंट है या मल्टीपल फुटर है। हम चाहें तो बना सकते हैं बट वो इनकरेक्ट यूजेज होगा। यूजुअली हम एक ही यूज करते हैं एंड मेन के अंदर भी हम ऐसा कॉन्टेंट लिखते हैं जो रिपीटेड नहीं होता। मतलब मेन के अंदर वो
कंटेंट अगर एक बार आ गया तो उस कंटेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा मेन सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा nav टैग। nav टैग का यूज होता है नेविगेशन के लिए, यानी अगर मुझे अपने करंट वेब पेज से किसी और वेब पेज पर लिंक करना है, किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन की तरफ लिंक करना है, तो मैं उसके लिए यूजुअली यूज करती हूँ अपने nav टैग का। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एवेंजर्स वाला जो मेरा विकिपीडिया वेब पेज था, इस पर चीजें कुछ इंस्पेक्ट करने वाले हैं। इंस्पेक्ट करने से पहले जैसे मुझे मेरा पूरा का पूरा वेब पेज दिख रहा है, अब इस वेब पेज के लेफ्ट में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे दूसरे पेज पर लेकर जाएंगी। यानी मुझे अगर कास्ट के बारे में पढ़ना है कि एक्टर्स कौन कौन थे फिल्म के अंदर, तो यहाँ पर मैं कास्ट वाले सेक्शन में चली जाऊंगी। अगर मुझे जानना है म्यूजिक कैसा यूज हुआ था तो मैं इस सेक्शन में चले जाऊंगी। अगर मुझे जानना है प्लॉट क्या था मूवी का तो मैं कुछ यहाँ पर चले जाऊंगी। तो ये कुछ रिलेटेड लिंक्स थे जो मेरे वेब पेज के ऊपर दिखाई देते हैं, और अगर मैं इंस्पेक्ट करूं कि ये थे क्या, तो यहाँ पर मैं इस लिंक पर जा सकती हूँ। ये सारे के सारे लिंक्स को अगर इंस्पेक्ट किया जाए तो मुझे पता चलेगा कि ये सारे के सारे मेरे nav टैग के अंदर लिखे हुए हैं। nav यानी नेविगेशन, नेविगेशन यानी किसी चीज की तरफ चलकर जाना। तो ऐसे कुछ चीजें अगर मुझे साथ के साथ ग्रुप करके दी होती हैं जिसकी मदद से मैं किसी सेक्शन पर पहुंच रही हूँ या किसी और वेब पेज पर पहुंच रही हूँ या किसी और वेबसाइट पर पहुंच रही हूँ, तो उनको यूजुअली हम nav टैग के अंदर लिखते हैं। ये जो nav टैग होता है इसको या तो अपने वेब पेज के ऊपर हम अलग से भी बना सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम वेबसाइट्स में क्या होता है, nav वाला जो टैग होता है वो हमारे हेडर के अंदर ही अवेलेबल होता है। मतलब अपना कॉलेज की वेबसाइट जो है उसके अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारे और डिफरेंट पेजेस हैं, तो मैं हेडर के अंदर ही अपना nav टैग बना सकती हूँ। और nav के अंदर मैं कोई लिस्ट बनाने वाली हूँ, एक अनलिस्टेड लिस्ट बनाऊंगी जिसके अंदर मैं लिख सकती हूँ अबाउट अस, और एक दूसरा ऑप्शन जो मैं दे सकती हूँ ये है टू कॉन्टैक्ट अस। इसको कर लेते हैं सेव। तो सेव करके क्या हुआ, ये मेरा हेडर टैग है। हेडर टैग के अंदर मैंने एक nav टैग लिखा है, nav टैग के अंदर मैंने लिस्ट बनाई हुई है। इस nav टैग के अंदर अबाउट अस में भी जा सकती हूँ, कॉन्टैक्ट अस में भी जा सकती हूँ। और अबाउट अस में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिंक का यूज करना पड़ेगा। यानी अबाउट अस अपने आप में एक लिंक है जिसमें मैं अभी के लिए कुछ /about लिख देती हूँ। /about कुछ नहीं है, एक रैंडम HTML दूसरा पेज है जिस पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो about.html और ये contact.html अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो अभी के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो एरर आएगा, बट क्योंकि मुझे सिर्फ इसको एक एंकर टैग की तरह दिखाना है तो मैंने दिखा दिया। इसको अब एक बार सेव करके करते हैं रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, ये मेरा पूरा हेडर बन गया जिसमें यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स पर क्लिक करके मैं और डिफरेंट पेजेस पर नेविगेट कर सकती हूँ। इसको भी मैं इंस्पेक्ट करके चेक कर सकती हूँ। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय हेडर, दिस कंप्लीट पार्ट, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट ये बन जाएगा मेरे लिए मेरा नेविगेशन। इसके बाद नेक्स्ट जिस टैग की हम बात करेंगे ये है मेरा आर्टिकल टैग। अब आर्टिकल टैग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल या फिर जो मीडियम पर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं या डिफरेंट ऑनलाइन हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं वेब पेजेस के ऊपर, इसका मतलब सिर्फ वो वाले आर्टिकल्स नहीं है। आर्टिकल टैग को भी हम मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, बट इसका यूजेज बहुत ही सिमिलर होता है बाकी टैग्स जैसे। नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात कर सकते हैं ये है मेरा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग को यूज किया जाता है टू ग्रुप टुगेदर रिलेटेड कंटेंट, यानी जो भी हमारा रिलेटेड कंटेंट होता है, बेसिकली जो काम डिव हमारे लिए करके देता था, जो काम स्पैन हमारे लिए करके देता था, वही सिमिलर काम मेरे सेक्शन टैग का होता है। बट क्योंकि इसका नाम सेक्शन है तो इससे मार्कअप पता चल जाता है, इससे मीनिंग पता चल जाता है मुझे कंटेंट का। तो सेक्शन के अंदर सारा का सारा मेरा रिलेटेड कंटेंट फिट इन करता है। एंड इसके अलावा एक और टैग होता है मेरे पास, असाइड टैग। असाइड टैग का काम होता है सारे के सारे रिलेटेड लिंक्स के साथ या रिलेटेड कंटेंट के साथ मुझे लिंक करवाना। यानी मेरे वेब पेज पर मुझे किसी ऐसे रिसोर्स का लिंक देना है जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम सब ने एवेंजर्स देखी है, एवेंजर्स के अंदर जो आयरन मैन वाले हमारे एक्टर हैं उनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एंड उन्होंने दूसरी मूवी कर रखी है जिसका नाम है शर्लॉक होम्स।
अब मैं एवेंजर्स वाला जो मेरा वेब पेज है उसके ऊपर एक्टर की फोटो, पिक्चर नेम सब कुछ दिखाऊंगी, पर साथ के साथ उनकी रिलेटेड मूवीज के भी लिए भी मैं लिंक दे सकती हूँ कि अगर इनकी और मूवीज देखनी है तो इस लिंक पर हम जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये वाली मूवी और ये वाली मूवी रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। तो इस मूवी का लिंक देने के लिए मैं यूज कर सकती हूँ असाइड टैग का। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं सर्च कर सकती हूँ MDN HTML। मैं MDN HTML पर गई, मैं मेन पेज पर आ गई। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके अगर मैं चेक करूँ तो ये जो मेरे लिंक्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे लिंक्स मेरे असाइड टैग के अंदर आते हैं। साइड बार में HTML है क्योंकि, और HTML से रिलेटेड मेरे HTML बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू HTML, मल्टीमीडिया एम्बेडिंग, ये सारे के सारे मेरे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिन पर मैं जा सकती हूँ। पर क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो इन सब के लिंक मैं एक असाइड टैग के अंदर लिखती हूँ ताकि मेरे ब्राउजर को पता चले कि ये मेन कंटेंट नहीं है इस वेबसाइट का। मतलब ये जो पेज है इसका मेन कंटेंट HTML से रिलेटेड है, ये जो रिलेटेड लिंक्स हैं जो गिटहब पर मुझे लेकर जा रहे हैं उससे रिलेटेड मेन कंटेंट नहीं है, ताकि ब्राउजर जब एनालाइज करे तो उसे पता चले कि वेब पेज के ऊपर मेन कंटेंट कौन सा है और इनडायरेक्टली रिलेटेड अलग टाइप का कंटेंट कौन कौन सा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टैग्स को यूज करते हैं किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर सिमेंटिक मार्कअप को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे जो टास्क दिया हुआ है वो है टू ऐड सिमेंटिक मार्कअप टू योर पोर्टफोलियो पेज, यानी जिस पोर्टफोलियो पेज को हम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमें सिमेंटिक मार्कअप को ऐड करना है। तुम कौन कौन से टैग्स हैं जिनको ऐड कर सकते हैं, वैसे कंप्लीटली हमारे ऊपर है क्योंकि मल्टीपल टैग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग जिनको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो ऑलरेडी अपने आप में सिमेंटिक टैग्स हैं जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं एक हेडर टैग है जिसको यूज कर सकते हैं और हम एक फुटर है जिसको बना सकते हैं। साथ के साथ हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस है, यानी हमने एक स्किल्स का सेक्शन बनाया है, हमने एक एजुकेशन का सेक्शन बनाया है, ये जो सेक्शंस हैं इनके लिए हम सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम फुटर टैग यूज करेंगे, हेडर टैग यूज करेंगे और यूज करने वाले हैं सेक्शन टैग, क्योंकि स्किल्स के अंदर सारा रिलेटेड कंटेंट है, एजुकेशन के अंदर सारा रिलेटेड कंटेंट है। तो इन 3 सिमेंटिक टैग्स को यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो पेज के साथ। मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो पेज है, इसको मैं चाहूं तो ओपन भी कर सकती हूँ। इस तरीके से मेरा पेज अभी दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूं कि ये मेरा जो ऊपर वाला यानी मेन जो पार्ट है ये मेरे लिए वेबसाइट का, वेब पेज का हेडर बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं डालने वाली हूं अपने हेडर के अंदर। तो ये सारा का सारा कंटेंट मेरे हेडर के अंदर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड दिस हैज नाउ बिकम माय हेडर। अब हेडर जैसी चीजें, सिमेंटिक मार्कअप जो होता है वो देखने से पता नहीं चलता, बट सारी इंफॉर्मेशन हम हेडर के अंदर आ गई। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ एजुकेशन के लिए यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के लिए अलग सेक्शन बन जाए, स्किल्स के लिए अलग सेक्शन, हॉबीज के लिए अलग सेक्शन, और इस कॉन्टैक्ट वाली इंफॉर्मेशन को मैं अपने फुटर के अंदर डालना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एजुकेशन के लिए सबसे पहले अलग सेक्शन बनाऊंगी सेक्शन टैग की हेल्प से। ये ले लेते हैं, यहाँ पर आ गए सेक्शन टैग, और ये जो पार्ट है ये चला जाएगा नेस्टेड होकर अंदर की तरफ। तो इसको कर लेते हैं सेव। एक और सेक्शन टैग मेरे स्किल्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। इसको कर लेते हैं सेव। एक और सेक्शन टैग कुछ यहाँ पर आ जाएगा हॉबीज के लिए। और लास्ट में जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसको हम ऐड करने वाले हैं फुटर के अंदर। तो ये हो गया फुटर एंड ये सारी इंफॉर्मेशन। तो एक बार करते हैं रिफ्रेश एंड सारी की सारी चीजें दिख वैसी ही रही हैं बट इंटरनली चेंज हो गया। ये मेरा हेडर है, दिस इज माय सेक्शन, ये मेरा दूसरा सेक्शन है, ये मेरा तीसरा सेक्शन है, और ये लास्ट में आ गया मेरे लिए मेरी वेबसाइट का फुटर। अब फुटर के अंदर लास्ट में मैं एक और लाइन छोटी सी एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ विच इज, इसको H4 टैग में मैं लिखने वाली हूँ, या H3 ले लेते हैं, मेड विद, यहाँ पर लिख देते हैं हार्ट्स लव बाय मी।
उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो लास्ट में छोटी सी लाइन डिस्प्ले हो गई है। तो यूजुअली इस तरीके की लाइन में जब छोटी थी यानी फर्स्ट ईयर के अंदर थी, नया नया डेवलपमेंट सीखते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था देख के। लास्ट में यूजुअली लोग पोर्टफोलियो में लिख देते अपना मेड विद लव बाय मी, या फिर मेड विद लव बाय Amazon, मेड विद लव बाय गूगल, मेड विद लव बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो दिस वेब पेज इज मेड विद लव बाय मी, तो मैंने मी लिख दिया। आप अपने हिसाब से आप अपना नाम लिख सकते हैं, वैसे नाम ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये मैंने डिफरेंट सिमेंटिक मार्कअप ऐड कर दिए हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसा लिखूं कि मैंने एक हेडिंग टैग को क्रिएट किया और उसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ A <B, और इसको मैं करती हूँ सेव एंड नाउ रिफ्रेश, तो मेरे पास स्क्रीन पर सिर्फ A प्रिंट हो रहा है, जबकि हेडिंग के अंदर मैंने A B लिखा था। और यहीं पर अगर इस लेस देन को हटाकर मैं कुछ ऐसा लिखूं एंड LT सेमीकोलन, तो ये जो एंड LT सेमीकोलन है, ये देखने में बहुत अजीब सी चीज लगेगी कि एक रैंडम चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, इस एम्परसेंड सिंबल के साथ ये स्टार्ट हो रही है एंड इस सेमीकोलन के साथ खत्म हो रही है। बट जब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ तो मेरे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है A<B। ऐसे ही अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पैराग्राफ टैग बनाती हूँ और मान लेते हैं मुझे लिखना है अपना कॉलेज, पर मैं चाहती हूँ अपना और कॉलेज के बीच में बहुत सारी स्पेस आए, तो HTML मुझे कभी भी इतने सारे मल्टीपल स्पेसेस अलाउ नहीं करता। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी, VS कोड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन सारी स्पेसेस को हटाकर सिर्फ एक सिंगल स्पेस बीच में लेकर आ जाएगा। अगर आपने VS कोड के अंदर प्रिटियर वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं कर रखा, ऑटोमेटिकली अगर आपकी स्पेस नहीं भी हट रही है, तब भी आप चाहे यहाँ पर कितनी भी स्पेसेस लिख लें, जब भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी मेरे पास सिर्फ एक सिंगल स्पेस प्रिंट होगी, क्योंकि HTML एक से ज्यादा स्पेसेस को कभी कंसिडर नहीं करता। बट जैसे ही इस स्पेस के साथ मैं एक चीज लिख देती हूँ NBSP, एंड इसको भी मैं शुरू कर रही हूँ एम्परसैंड के साथ और इसको भी मैं खत्म कर रही हूँ सेमीकोलन के साथ, और इसको जब मैं सेव करके रन करती हूँ तो मेरे पास बीच में बहुत सारी स्पेस आ जाती है। अब जैसे ही इसको मैं मल्टीपल टाइम्स अगर लिखने लग जाऊं, तो इस तरीके से अगर मैंने मल्टीपल चीजें लिखी हैं तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे स्पेसेस आ गए हैं बीच में। तो ये सारी चीजें जो HTML के अंदर डायरेक्टली नहीं होती, जैसे हमारे लेस देन का सिंबल प्रिंट होना, ग्रेटर देन का सिंबल प्रिंट होना, बहुत सारी मल्टीपल स्पेसेस का प्रिंट होना, इन सारी चीजों को HTML के अंदर करने के लिए हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज को पढ़ने के लिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं HTML एंटिटी होती क्या है। HTML एंटिटी एक पीस ऑफ टेक्स्ट होती है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है जिसकी शुरुआत एम्परसैंड के साथ होती है। ये जो एंड वाला सिंबल हम अपने कीबोर्ड पर देखते हैं, इसको एक्चुअली हम एम्परसैंड सिंबल बोलते हैं। तो हमेशा कोई भी एंटिटी अगर होगी तो वो एम्परसैंड के साथ स्टार्ट होगी और सेमीकोलन से खत्म होगी। जैसे स्पेस के लिए, और ये मेरी वो एंटिटी है जिसको हम HTML के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, स्पेस के लिए जो एंटिटी यूज होती है दैट इज NBSP, जो एम्परसेंड के साथ शुरू होती है एंड सेमीकोलन के साथ खत्म होती है। इस NBSP का क्या मतलब है? NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो जहां पर भी मैंने एंड के साथ शुरू होती हुई एंड सेमीकोलन के साथ खत्म होती हुई चीज लिख दी, ये मेरे लिए एक HTML एंटिटी बन जाएगी और HTML इसको एक एंटिटी की तरह ही ट्रीट करेगा, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो बताता है कि ये एंटिटी काम क्या करती है। जैसे लेस देन के साइन के लिए, यानी इस साइन के लिए मैं लिखती हूँ एंड LT यानी लेस देन और सेमीकोलन। उसी तरीके से अगर मुझे ग्रेटर देन का साइन चाहिए तो मैं लिखूंगी एंड GT ग्रेटर देन और फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से मेरी काफी सारी एंटिटीज होती हैं और ये एंटिटीज हमेशा एम्परसेंड से स्टार्ट होती हैं, सेमीकोलन से खत्म होती है। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनको इसलिए यूज किया जाता है कि या तो मैं कोई रिजर्व्ड कैरेक्टर डिस्प्ले करा दूं, जैसे HTML के अंदर क्योंकि मेरे सारे टैग्स लेस देन वाले सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं और ग्रेटर देन वाले सिंबल के साथ खत्म होते हैं, तो ये एक तरीके से रिजर्व्ड या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं HTML के अंदर। HTML के अंदर एंड भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एम्परसेंड भी स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इससे मेरी सारी की सारी HTML एंटिटी स्टार्ट होती है। तो जितने भी रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको HTML कोड कुछ और ही समझ लेगा, उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम अपनी HTML एंटिटीज को यूज करते हैं, एंड इसके साथ साथ उन इनविजिबल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए HTML एंटिटीज को यूज करते हैं जो HTML के अंदर है ही नहीं। जैसे अगर मुझे नॉन ब्रेकिंग स्पेस को प्रिंट करवाना है, स्पेस अपने आप में कोई कैरेक्टर नहीं है, एक इनविजिबल कैरेक्टर है, पर क्योंकि HTML के अंदर एक से ज्यादा स्पेसेस अलाउड नहीं होती, तो ज्यादा स्पेसेस अगर हमें चाहिए तो मुझे अपनी एंटिटी को यूज करना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी एंटिटीज की ये है कि हम इन्हें उन कैरेक्टर्स की जगह भी यूज कर सकते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट टू टाइप होते हैं, यानी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली हम अपने कीबोर्ड से प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं अपनी स्क्रीन पर एक हार्ट यानी एक दिल का निशान प्रिंट करना चाहती हूँ।
ये सारे कोड को मैं हटा देती हूँ और सिंपली मैं लिखती हूँ H1। इस हेडिंग के अंदर मैं चाहती हूँ मैं हार्ट प्रिंट करूँ। अब हार्ट प्रिंट करने के लिए कोई सिंबल नहीं होता नॉर्मल कीबोर्ड्स के ऊपर, तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हार्ट कैसे प्रिंट करूँ? तो ऐसे स्पेशल सिंबल्स के लिए, जैसे हार्ट हो गया, जैसे हमारा क्लाउड हो गया, सन हो गया, लाइट हो गई, या इसके अलावा एरोज हो गए, तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते। तो इनको प्रिंट करने के लिए भी हम एंटिटीज का यूज करते हैं। हार्ट्स वाली जो एंटिटी है उसके लिए मैं लिखूंगी एम्परसेंड, उसके बाद मैं लिखने वाली हूं हार्ट्स एंड देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से मेरे पास एक एंटिटी होगी जिसमें सिर्फ हार्ट प्रिंट हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से। अब नॉर्मली मैं आपको बोलूं कि HTML एंटिटी के बिना आपको हार्ट प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो यूजुअली कीबोर्ड्स पर अवेलेबल नहीं होता। तो यहां से हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी HTML एंटिटीज की। फोर्थ चीज HTML एंटिटीज के बारे में ये है कि ब्राउजर इन्हें इंटरप्रेट करता है, यानी आपने जो भी HTML एंटिटी लिखी है उसे सफारी ब्राउजर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, क्रोम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, कोई और जो ब्राउजर होगा उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, और फिर आपने जो भी कैरेक्टर डिजायर किया है उसको आपको आउटपुट करके देगा। और इसी आउटपुट करने को हम कहते हैं कि वो आपको कैरेक्टर रेंडर करके देगा। कुछ कॉमनली यूज्ड एंटिटीज जो रिजर्व्ड वर्ड्स के लिए यूज होती हैं वो ये सारी हैं कि एम्परसेंड को प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज करती हूँ एम्परसेंड AMP एंड देन माई सेमीकोलन। तो इसको इंटरप्रेट किया जाता है एज माई एंड सिंबल। अगर मुझे लेस देन प्रिंट करवाना है तो मैं LT का यूज करूंगी, ग्रेटर देन प्रिंट करवाना है तो मैं GT का यूज करूंगी, और अगर मुझे कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं QUOT कोट लिखूंगी। ये सारे के सारे मेरे एंटिटी नेम्स होते हैं, यानी बीच में जो भी चीज मैं लिखती हूँ, ये AMP एम्प मेरा एंटिटी नेम है, LT मेरा एंटिटी नेम है, ये QUOT ये भी मेरा एक एंटिटी नेम है। एक बार क्या करते हैं, इन चारों को यूज करके अपनी स्क्रीन पर हम कुछ कुछ चीजें प्रिंट करवाने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेती हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं चीजें प्रिंट करवाने वाली हूँ। इसको थोड़ा सा लोअर केस कर देते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगी A<B। अब A<B प्रिंट करवाने के लिए पहले मैंने क्या लिखा था, इस तरीके से A<B लिखा था। इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास सिर्फ A प्रिंट होता है। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे दूं ना, उस केस में मेरा ब्राउजर सही से इंटरप्रेट करके A<B प्रिंट करवा देगा। बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है लेस देन का सिंबल प्रिंट करवाने का, क्योंकि ये तरीका कभी कभी वर्क कर सकता है, कभी कभी ना करे। तो इसीलिए हमें हमेशा सही तरीका यूज करना है, विच इज की एम्परसेंड लिखें, लेस देन एंड सेमीकोलन। इसको रिफ्रेश किया तो अब मेरे पास आ गया है A<B। इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ A&B। तो रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास A&B आ गया। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। एंड इसी तरीके से अगर मुझे किसी एलिमेंट को कोट्स में लिखना है, यानी A से पहले मैं कुछ कोट्स लगाना चाहती हूँ QUOT, एंड इसके बाद भी, यानी B से पहले मैं कुछ कोट्स लगाना चाहती हूँ तो इसको मैं लिख देती हूँ QUOT, स्पेस को हटा देते हैं एंड यहाँ पर इस तरीके से इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो A एंड B आ गया है मेरे डबल कोट्स के अंदर। अब डिफरेंट एंटिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, MDN पर सर्च करूंगी HTML एंटिटीज के बारे में। इसको कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रॉपर्टीज जिनको हमने अभी डिस्कस किया है वो सारी की सारी अवेलेबल हैं, एंड इसके साथ साथ एक ऑफिशियल लिस्ट है सारी की सारी एंटिटीज की, जिसको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज हमें दिख जाएंगी, बहुत सारे ऐसे सिंबल दिखेंगे जो शायद हमने पहले ना देखे हों, बहुत सारे ऐसे सिंबल दिखेंगे जो हमने शायद साइंस या मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे देखे होंगे। जैसे इस तरीके का सिंबल हम प्रिंट करवा सकते हैं, ये एरो हम प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरीके के सिंबल्स हम प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरीके का सिंबल हम प्रिंट करवा सकते हैं। कर्सिव में अगर मुझे लेटर्स को प्रिंट करवाना है तो उस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ये स्लैंटेड एरोस को हम प्रिंट करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल हैं। इनफैक्ट यहाँ से लिस्ट से हमें पता चलता है कि सारे के सारे जो हमारे HTML एंटिटीज हैं उनके नाम के साथ साथ उनके कुछ कैरेक्टर कोड्स भी होते हैं। तो या तो हम अपना नाम लिख सकते हैं एम्परसेंड और सेमीकोलन के बीच में, या फिर कोड्स भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे स्क्रीन पर स्टार प्रिंट करवाना है, तो कंट्रोल और F क्लिक करके मैं सर्च कर सकती हूँ यहाँ पर स्टार। तो काफी सारे स्टार के लिए सिंबल हैं, एक ये आ गया है, एक मेरे पास यहाँ पर कुछ सिंबल्स आ गए हैं स्टार के लिए। मैं क्या करने वाली हूँ, अपना ये वाला सिंबल यूज करूंगी। बिग स्टार इसका नाम है एंड ये इसका कोड है। सबसे पहले तो बिग स्टार के नाम से मैं स्क्रीन पर स्टार प्रिंट करवाने वाली हूँ। तो HTML के कोड में ये सारी चीजें हटा देते हैं, एक H1 टैग बनाते हैं और यहाँ मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ एंड बिग स्टार। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज अ, इसको कर लेते हैं सेव एंड अब यहाँ पर रिफ्रेश। तो दिस इज अ
स्टार मेरे लिए आकर प्रिंट हो गया है। ये तो मैंने ये जो बिग स्टार लिखा ये इस HTML एंटिटी का नाम है, बट मैं साथ के साथ इसका कोड भी लिख सकती हूँ। तो ये जो कोड्स यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं HTML एंटिटीज के लिए, ये मेरे यूनिक कोड के अंदर दिए हुए हैं, यानी डायरेक्टली हम इनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इनको HTML फाइल में लिखने के लिए हमें इनका डेसिमल वर्जन चाहिए होता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 2605 के लिए यूनिकोड टू डेसिमल सर्च करने वाली हूँ। इसकी डेसिमल फॉर्म है 9733। जो भी मेरी डेसिमल फॉर्म है यानी 9733, उसको मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ और उसके सामने एक हैश का सिंबल लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो भी मेरा HTML एंटिटी था उसका यूजुअली मुझे MDN के ऊपर जो कोड दिया हुआ है वो मेरा यूनिक कोड है, उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ। डेसिमल के सामने मैं हैश लगाती हूँ। इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरे पास मेरा स्टार प्रिंट हो गया। बट ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको हेक्टिक लग रहा होगा कि पहले मैं अपना एंटिटी नेम ढूंढूं, उसके बाद मैं उसका यूनिकोड ढूंढूं, उसके बाद मैं उसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं। तो बिल्कुल ये हेक्टिक तरीका है, हमें ऐसे नहीं करना। यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो नंबर लिखते हैं या फिर अपना नाम लिखते हैं। तो अगर आपको किसी HTML एंटिटी को डिस्प्ले कराना है तो आप सिंपली उसका नाम भी लिख सकते हैं। यूजुअली हम नाम ही लिख रहे होंगे जिन भी मैक्सिमम एंटिटीज को हम रेगुलर बेसिस पर यूज करेंगे। और अगर हमें किसी एंटिटी का अगर नंबर यूज करना भी होता है तो डायरेक्टली क्या करें, डायरेक्टली उसका डेसिमल नंबर हमें सर्च करना है। हमें जो यूनिकोड है इन वैल्यूज को कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्टली हम उसका डेसिमल नंबर सर्च करेंगे। तो अगर मुझे मान लो प्रिंट करवाना है हार्ट इन HTML, तो मैं सर्च कर सकती हूँ HTML एंटिटी और इसके लिए मैं नंबर सर्च करूंगी सीधा। तो मेरे पास ये नंबर आ गया। बहुत सारी रैंडम वेबसाइट्स होंगी जिस पर हमें HTML एंटिटीज के प्रॉपर कोड मिल जाएंगे। तो दिस इज 9829। तो यहां मैं सिंपली लिख सकती हूँ 9829। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास हार्ट प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से या तो डेसिमल वैल्यू को यूज करना है या फिर हमें यूज करना है अपने एंटिटी नेम को। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये कहता है कि प्रिंट द फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन यूजिंग माय हेडिंग टैग। यानी मुझे यहाँ पर इस लाइन को अपने H1 टैग के अंदर प्रिंट करना है। लाइन के अंदर लिखा हुआ है द स्काई इज क्लाउडी और क्लाउडी के बाद ये एक तरीके से एक क्लाउड टाइप का सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट विल रेन, रेन के बाद ये मुझे एक अम्ब्रेला टाइप का सिंबल दिखाई दे रहा है। अम्ब्रेला के ऊपर रेन है टुडे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये तो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये जो एंड का सिंबल है ये भी अपने आप में क्या है, एक HTML एंटिटी है। एम्परसेंड प्रिंट करवाने के लिए तो मुझे सीधा एम्प लिखना होता है। तो ये एंटिटी प्रिंट करवाना तो बहुत ही इजी है। मुझे देखना है इन दोनों सिंबल्स को कैसे प्रिंट करवाऊं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर हिंट दिया हुआ है सर्च फॉर सूटेबल क्लाउड एंड रेन एंटिटीज। यानी मुझे बता दिया कि क्लाउड और रेन से रिलेटेड ही हैं ये जो सिंबल्स हैं। तो एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्लाउड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं सिंपली अपने ब्राउजर के अंदर सर्च करने वाली हूँ क्लाउड HTML एंटिटी। सर्च करके बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। यहाँ पर ये एक क्लाउड के लिए मुझे दिख रहा है, रैंडम वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। 9729 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 9729 को लिखने वाली हूँ। देख लेती हूँ कौन सा सिंबल है, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये वही क्लाउड वाला सिंबल है जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे। तो एक तो मुझे क्लाउड वाला सिंबल मिल गया है। सेकेंड चीज जो मुझे सर्च करनी है वो है अम्ब्रेला, रेन एंड अम्ब्रेला। तो इसको रेन एंड अम्ब्रेला HTML एंटिटी सर्च करते हैं। ओके, ये भी सेम फर्स्ट गो में मुझे मिल गई। दिस इज 9748। इसको भी एक बार, या पुराने वाली हट ना जाए, तो यहाँ मैं लिखती हूँ एंड हैश 9748 सेमीकोलन। तो ये भी मेरी अम्ब्रेला एंड रेन वाली एंटिटी मुझे मिल गई। अगर आपको भी कोई ऐसी रैंडम एंटिटी किसी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर दिखाई देती है तो आपको भी सिंपली जाकर गूगल पर सर्च करना है। यूजुअली अगर वो पॉपुलर में से होगी तो ऊपर के ही किसी एक दो लिंक्स के अंदर हमें उसका कोड मिल जाएगा, नहीं तो उसका नेम मिल जाएगा। अब मैं अपनी पूरी लाइन को डिस्प्ले कराने वाली हूँ H1 टैग के अंदर। मेरी लाइन थी द स्काई इज क्लाउडी और यहाँ पर मुझे एंड का सिंबल डिस्प्ले कराना था। ये मेरा क्लाउड डिस्प्ले हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा एम्परसेंड इट विल रेन टुडे एंड फुल स्टॉप। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये रिसाइज कर लेते हैं। तो ये सेम लाइन मेरे पास प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी सिंबल चाहिए हो तो सबसे बेस्ट तरीका है जाकर क्रोम के ऊपर सर्च करना, जाकर अपने ब्राउजर के ऊपर सर्च करना। और ये सारे के सारे जो एंटिटी नेम्स हैं या इनके कोड्स हैं, इनमें से हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एज अ वेब डेवलपर हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, चीजों के मतलब हमें समझ में आने चाहिए, रादर देन कि हम बस रैंडम नंबर्स या कोड्स को याद करते रहें। तो आपको चीजों के मतलब समझ में आ रहे हैं, वही इनफ है। ये चीजों की या
जितने भी हमारे एंटिटीज हैं, जितने भी बाकी टैग्स हैं, उनको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप ही हमें उतने याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एमिट के बारे में। अब एमिट ऐसी चीज है जो डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS इन सबसे रिलेटेड नहीं है, बट डेवलपर्स के लिए, हम फ्यूचर डेवलपर्स के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। एमिट की बात करें तो एमिट कुछ सेट ऑफ रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं जिनको डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम पढ़ सकते हैं। मैं जाऊंगी emit.io पर, एंड ये एक एसेंशियल टूल किट है फॉर वेब डेवलपर्स। यानी जो डेवलपर्स HTML, CSS इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं, उनके लिए एमिट डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, कोड लिखने का प्रोसेस होता है, उसको और ज्यादा आसान बनाता है। यूजुअली काफी सारे टेक्स्ट एडिटर्स के साथ एमिट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। जैसे हम VS कोड चला रहे हैं तो VS कोड के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एमिट है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को अलग से इंस्टॉल करना पड़ जाए तो वो यहाँ से इस बटन से क्लिक करके उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब एमिट की जब हम बात करते हैं, एमिट का एक्चुअल मतलब है क्या, वो एक बार हम एक नई HTML की फाइल बनाकर चेक करते हैं। मैं एक फाइल बनाने वाली हूं, इसको मैं नाम दूंगी emitcode.html। अब एमिट के अंदर सबसे बेसिक एग्जाम्पल जिसको हम यूज करते आए हैं वो ये है कि जैसे ही मैं HTML के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखती हूँ और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो हमने सीखा है अभी तक कि ये करने से हमारे VS कोड के अंदर पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड यानी बेसिक फ्रेमवर्क जनरेट हो जाएगा। बट ये हुआ कैसे, अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिखूं तो जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन लिखती हूँ, यहाँ पर VS कोड के अंदर कुछ राइट साइड में लिखा हुआ आएगा एमिट एब्रीविएशन। एमिट हमने ऑलरेडी देख लिया कि टूल किट का नाम है, बहुत सारे जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके कलेक्शन को हम एमिट कह रहे हैं। यहाँ पर एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो एमिट बेसिकली क्या करता है कि एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, मुझे सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत है और एमिट ऑटोमेटिकली उस छोटी सी चीज को बड़े कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मुझे HTML का स्टार्ट करने के लिए पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगी, एंटर दबाऊंगी और एमिट की हेल्प से मेरे पास पूरा बॉयलर प्लेट कोड इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारे एमिट का। एमिट की वजह से जो बड़ा बड़ा कोड हम लिखते हैं उसको हम छोटे में लिखकर एज अ डेवलपर और ज्यादा सीमलेस प्रोसेस कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर। अब एमिट को जब हम पढ़ते हैं तो एमिट में काफी सारे डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता। एमिट की वेबसाइट पर मैं जैसे ही जाऊंगी, मैं इस डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करने वाली हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पर जाने के बाद लेफ्ट साइड में लास्ट में मेरे पास एक चीट शीट का ऑप्शन आएगा और इस शीट को ओपन करने के बाद मेरे पास पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है एमिट का वो मेरे लिए खुल जाएगा शॉर्ट में। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक चाइल्ड के लिए देखूं, सिंटैक्स के अंदर मुझे पहला ऑप्शन दिया हुआ है चाइल्ड, और चाइल्ड में मुझे दिया हुआ है ग्रेटर देन का साइन। यानी इसका मतलब है कि अगर मुझे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है एलिमेंट्स के बीच में तो मैं सीधा ग्रेटर देन साइन को लिख सकती हूँ। पहले तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कोडिंग के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अब नॉर्मल आसान भाषा में पेरेंट और चाइल्ड का क्या मतलब होता है। पेरेंट हमारे एक मम्मी होते हैं, एक यूजुअली पापा होते हैं, एंड उन दोनों से हम आते हैं। तो पेरेंट को हम वो एंटिटी मानते हैं जो ऊपर आता है हमसे एक लेवल ऊपर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करना हुआ तो फैमिली ट्री में मेरे जो पेरेंट्स होंगे वो मुझसे एक लेवल ऊपर आएंगे और मैं एक लेवल नीचे आऊंगी, तो यहां पर चाइल्ड आ जाता है। तो वैसे ही कोडिंग के अंदर अगर नेस्टिंग होती है, नेस्टिंग यानी कि एक टैग के अंदर जब दूसरा टैग आता है, नेस्टिंग को हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूं, इस तरीके से मैंने पैराग्राफ टैग लिखा और पैराग्राफ टैग के अंदर अगर मान लेते हैं मैंने कोई इमेज टैग लिखा है, तो ऑब्वियसली मेरा जो पैराग्राफ टैग है वो एक लेवल ऊपर आएगा और मेरा जो इमेज टैग है उसको मैं एक लेवल नीचे समझूंगी। नीचे का मतलब बेसिकली है कि पैराग्राफ टैग के अंदर मेरा इमेज टैग आता है। तो एक हायरार्की बनती है मेरे HTML टैग्स या एलिमेंट्स के अंदर भी, और इसी हायरार्की के अंदर जो एलिमेंट ऊपर आता है उसको हम पेरेंट कह देते हैं, जो एलिमेंट नीचे आता है उसको हम चाइल्ड एलिमेंट कह देते हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके की हायरार्की बनाऊं कि पहले मैंने क्या किया है, एक मेन नाम का मैंने टैग लिखा है। इस टैग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सिमेंटिक टैग है। इस मेन टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया है, तो इस तरीके से मेरा पैराग्राफ टैग आया। पैराग्राफ टैग के अंदर थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एंड मैं ये सारी चीजें यहाँ से हटाने वाली हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग लिखा है एंड इसके अंदर मैंने एक लिस्ट के लिए टैग लिखा है। तो काफी सारे टैग्स मेरे पास हो गए, बट यहाँ पर लेवल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहर जो टैग आया है ये लेवल में सबसे ऊपर है,
यानी मेरा जो मेन टैग है ये सबसे ऊपर आएगा। अब मेन टैग के अंदर क्या है, पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ टैग इससे एक लेवल नीचे आएगा। पैराग्राफ टैग के अंदर मेरे अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग है, तो ये इससे एक लेवल नीचे आएगा। और अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग के अंदर मेरा लिस्ट वाला टैग है, तो LI मेरा यहां पर आएगा। तो ये 4 लेवल की हायरार्की बनी है, जिसमें सबसे बाहर वाला टैग सबसे ऊपर आता है, फिर उसके अंदर वाला टैग उसके नीचे आता है, एंड इस तरीके से हम हायरार्की बनाते हैं। तो यहां पर मैं कह सकती हूं कि सबसे बेसिक लेवल पर जो LI है वो मेरा चाइल्ड एलिमेंट है, उसके ऊपर जो UL है वो LI के लिए उसका पेरेंट है। पर अगर UL को मैं चाइल्ड समझ लूं तो UL के लिए पेरेंट P हो जाएगा और P के लिए उसका पेरेंट मेन हो जाएगा। तो इस तरीके से एंसेस्टर्स हो जाते हैं। एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज। तो जैसे हमारी फैमिली की पूरी हायरार्की होती है, यहाँ पर चाइल्ड आता है, यहाँ पर पेरेंट आते हैं, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट आते हैं, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। तो इसी तरीके से हम एलिमेंट्स की भी हायरार्की बना सकते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी हायरार्की को, जब एक के अंदर एक हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसी चीज को हम नेस्टिंग कह देते हैं, यानी एक टैग के अंदर दूसरे टैग का लिखा जाना। तो जब मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना होता है, यानी मुझे एक टैग के अंदर दूसरे टैग को क्रिएट करना है, मान लेते हैं मुझे कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना है कि बाहर मेरे पास मेरा पैराग्राफ टैग आ जाए कुछ इस तरीके से, एंड उसके अंदर मेरे पास एक डिव आ जाए। अगर मुझे इस तरीके की चीज करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू एमिट मैं सीधा लिख सकती हूँ P इज ग्रेटर देन डिव। इस लाइन का मतलब होगा कि P मेरा पेरेंट है और डिव मेरा चाइल्ड एलिमेंट है। और अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो एमिट की हेल्प से मैं ये वाला कोड जनरेट कर दूंगी। यही मतलब है जो मुझे यहाँ पर चीट शीट के अंदर दिया हुआ है कि चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे ग्रेटर देन के सिंबल से सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, nav इज ग्रेटर देन UL इज ग्रेटर देन LI। तो इसका मतलब nav सबसे ऊपर वाले लेवल पे है, तो मतलब सबसे बाहर nav लिखा जा रहा है। उसके बाद UL आता है तो वो अंदर वाले लेवल पे है, एंड उसके बाद LI आता है तो वो उससे भी अंदर वाले लेवल पे है। जैसे यहाँ पर अपनी एमिट कोड के अंदर मैं लिखने वाली हूँ P ग्रेटर देन डिव। और सिंपली क्या हुआ, ये मेरे सजेशंस में आ गया VS कोड में कि मुझे एमिट एब्रीविएशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं इस पे क्लिक कर सकती हूँ, नहीं तो मैं एंटर प्रेस कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया मेरे लिए वही कोड जनरेट हो गया जिसमें पैराग्राफ टैग बाहर है और उसका चाइल्ड एलिमेंट है मेरा एक डिव टैग। तो इस तरीके से हम एमिट को यूज कर सकते हैं अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं सिबलिंग की। अब सिबलिंग को भी समझ लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है पेरेंट का, चाइल्ड का, सिबलिंग का, ये सिर्फ HTML के अंदर नहीं होते। यही सेम कॉन्सेप्ट हम जावा के अंदर देख सकते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट हम C++ के अंदर देख सकते हैं जब हम वहां पर प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम वहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। बाइनरी ट्रीज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्राफ नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पर सिबलिंग के, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के, ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। तो ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, आप आगे जाकर कुछ और लैंग्वेज में भी कोड करेंगे तो वहां भी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जैसे हमने पेरेंट चाइल्ड समझा, वैसे ही क्या करेंगे, सिबलिंग वाले रिलेशन को समझेंगे कि सिबलिंग का क्या मतलब होता है। सिबलिंग का मतलब अगर बेसिक इंग्लिश के अंदर समझे तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन, यानी जो सेम पेरेंट के नीचे आता है। जैसे ये अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो इनके नीचे जितने भी इनके चाइल्ड होंगे, मान लेते हैं ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है, तो ये एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे। ये भी एक दूसरे के सिबलिंग है, ये भी एक दूसरे के सिबलिंग है, ये भी एक दूसरे के सिबलिंग है। सिबलिंग्स यानी जो सेम लेवल पर आते हैं। तो ऐसे ही अगर मैंने इस तरीके से एक पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर पहले मैंने एक डिव टैग लिखा कुछ इस तरीके से, एंड डिव टैग के बाद मैंने क्या किया, एक इमेज टैग क्रिएट किया। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि बाहर तो पैराग्राफ टैग है, यानी अगर मैं हायरार्की बनाऊं तो पैराग्राफ टैग क्या है, पेरेंट है, पर पैराग्राफ टैग के नीचे लेवल पर कौन है, पैराग्राफ टैग के डायरेक्टली अंदर डिव भी उसी लेवल पे आ रहा है, इमेज भी उसी लेवल पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इमेज डिव के अंदर आ रहा है। अगर इमेज डिव के अंदर आता तो इमेज के लिए डिव उसका पेरेंट हो जाता, बट इमेज और डिव दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं और वो पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं। तो पैराग्राफ से निकलकर एज अ चाइल्ड डिव भी आ रहा है और पैराग्राफ से ही निकलकर एज अ चाइल्ड इमेज भी आ रहा है। तो एक तरीके से डिव और इमेज दोनों क्या हो गए, दोनों सिबलिंग्स हो गए। तो जब भी हमें सिबलिंग्स को क्रिएट करना है, यानी ये वाला कोड अगर मुझे लिखना है, तो मुझे ये तो क्लियर है कि बाहर मेरा पैराग्राफ टैग आना चाहिए, तो पैराग्राफ टैग आना चाहिए।
अब मैं चाहती हूँ पैराग्राफ टैग के 2 चाइल्ड हूं। अब जब भी मुझे चाइल्ड आना होता है मैं ग्रेटर देन का साइन लिखूंगी। अब यूजुअली अगर मैं सिर्फ p ग्रेटर देन div लिख दूं तो इसका मतलब होगा पहले p आएगा फिर div आएगा। इमेज को कैसे लिखा जाए, तो सिबलिंग को लिखने के लिए मैं प्लस साइन को लगाकर इमेज टैग को यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि एक पेरेंट है पैराग्राफ टैग जिसके अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, एक मेरा div एलिमेंट, एक मेरा इमेज एलिमेंट, और ये दोनों सिबलिंग्स हैं जो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है। यही सेम चीज हम अपनी चीट शीट में देख सकते हैं कि सिबलिंग रिलेशनशिप प्लस से डेवलप होगा। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, div प्लस p प्लस bq। तो पहले वाला जो टैग है वो div टैग है, उसी के सेम लेवल पर पैराग्राफ है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, सारे सेम लेवल पर आ रहे हैं क्योंकि प्लस साइन है। फिर ब्लॉक कोट यानी BQ वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड भी नहीं है, तो ये तीसरा एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है। हम क्या करने वाले हैं, जो एग्जांपल हमने अभी पढ़ा उसको एक बार क्रिएट करते हैं। इसे मैं हटा देती हूँ। मैं क्या लिखने वाली हूँ, p ग्रेटर देन div प्लस इमेज। तो जैसे ही मैंने ये तीनों लिखे, यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे लिए वही कोड जनरेट हो गया जिसकी मैंने अभी बात की थी। आउटर लेवल पर एज अ पेरेंट p आ गया, उसके इनर लेवल पर div एंड इमेज दोनों सेम लेवल पर हैं एज सिबलिंग्स। एक और एग्जांपल जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है मेरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी मुझे अगर किसी एलिमेंट को बहुत बार जनरेट करना है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे लिस्ट वाले एलिमेंट के लिए बहुत सारे लिस्ट में आइटम्स चाहिए, तो मुझे 5-6 आइटम्स चाहिए, तो या तो मैं li प्लस li प्लस li प्लस li इस तरीके से बार बार सिबलिंग्स को जनरेट करने के लिए 5 बार li लिखूं, या फिर क्या किया, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये 5 बार ऑटोमेटिकली li जनरेट हो गया। इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि एक नंबर को चाहे आप उतने ही टाइम्स ऐड कर दें या उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दोनों का आउटपुट सेम होता है विच इज इक्वल टू 6। इसको भी हम एक बार लिख कर देख सकते हैं कि ये जनरेट कैसे हुआ। ये चीज मैं हटा लेती हूँ। मुझे क्या जनरेट करना है, ul ग्रेटर देन, क्योंकि ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है, li मल्टीप्लाइड बाई 5। तो बाहर तो ul आ गया एज अ पेरेंट, अंदर आ गया लिस्ट एलिमेंट 5 टाइम्स। तो इस तरीके से हम एमिट को यूज करते हैं। मोस्टली जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज एमिट्स हैं वो यही 4 हैं। शुरुआत में हमारा जो एक्सक्लेमेशन होता है जिसको बॉयलर प्लेट कोड के लिए यूज करते हैं, उसको तो हम यूजुअली हर क्लास में यूज कर रहे होंगे, एंड बाकी अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इन एमिट्स को यूज कर रहे होंगे। बट एमिट्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एज अ प्रोग्रामर हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक एडेड नॉलेज है जो अब आपको पता है एंड आप इसको खुद से जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने वाले हैं HTML5 के बारे में। तो यूजुअली जब हम बॉयलर प्लेट कोड को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये मेरा कोड है, तो इसके अंदर ऊपर लिखा होता है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि हम यहाँ पर HTML5 को यूज कर रहे हैं, HTML4 को यूज नहीं कर रहे, HTML3 को यूज नहीं कर रहे, हम प्रॉपर HTML5 को यूज कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि HTML5 का मतलब क्या होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग इससे हमें बिल्ड करनी चाहिए। तो ये मैंने MDN से जो चीज है वो उठाई है। द टर्म HTML5 इज एसेंशियली अ बज़वर्ड दैट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज। यानी HTML5 एक कलेक्शन है 2 डिफरेंट चीजों का, कुछ मॉडर्न चीजों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के कलेक्शन को हम HTML5 कहते हैं। मतलब अगर बेसिक बहुत ही देसी भाषा में समझना हो कि जैसे हमारे गेम्स होते हैं, गेम के अलग अलग वर्जन आते हैं कि ये वर्जन 1 है, ये PUBG का अगला वर्जन है, PUBG का उससे अगला वर्जन है, इस तरीके से गेम्स के बारे में बात करते हैं। तो HTML5 का मतलब सिंपली ये नहीं है कि HTML4 था, अब ये नया वर्जन है HTML5। HTML5 के अंदर 2 डिफरेंट चीजें आती हैं। मतलब HTML का लिविंग स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद जावास्क्रिप्ट APIs टू एनहांस स्टोरेज मल्टीमीडिया हार्डवेयर एक्सेस। यानी HTML5 को ऊपर से समझा जाए तो HTML5 का मतलब है 2 चीजें। पहला चीज है कि हाँ, ये HTML का नया वर्जन तो है ही जिसके अंदर नए फीचर्स आए हैं। तो एक तो इसके अंदर है न्यू फीचर्स या कह सकते हैं न्यू अपग्रेड्स इन HTML, पर इसके साथ साथ इसमें और भी चीजें आती हैं, अदर थिंग्स और फीचर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ HTML, नॉट पार्ट ऑफ HTML। मतलब HTML5 के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो HTML का पार्ट नहीं है, कुछ मल्टीमीडिया से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, हार्डवेयर एक्सेस से रिलेटेड, मेरी जावास्क्रिप्ट की कुछ APIs होती हैं। अब ये जो APIs हैं या ये जो बंडल ऑफ थिंग्स हैं, ये HTML का पार्ट नहीं है, पर फिर भी इनको HTML5 बोला जाता है। तो जब भी हम HTML5 की बात करते हैं, अपग्रेडेड वर्जन तो है ही, पर साथ के साथ इस कलेक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो HTML का पार्ट नहीं है। बिल्कुल बेसिक से समझे तो इसका यही मतलब है। एक बार बात करते हैं कि HTML वर्क कैसे करता है, क्योंकि थोड़ी सी हमें वो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। HTML वर्क करता है विद समथिंग कॉल्ड HTML स्टैंडर्ड। HTML स्टैंडर्ड क्या है?
HTML स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जो ब्राउजर को बताता है कि HTML को काम कैसे करना है। यानी HTML ऐसी चीज है जिसको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम जावा जैसी लैंग्वेज सीखते हैं, C जैसी लैंग्वेज सीखते हैं, C++ जैसी लैंग्वेज सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, तो यूजुअली हम कुछ ना कुछ अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। और जब भी हम HTML सीखते हैं, हमें किसी सिस्टम के अंदर कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम HTML का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे लिए एक वेब पेज जनरेट हो जाता है। तो ये चीज पॉसिबल होती है यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी सारे ब्राउजर्स के पास होता है, जो ब्राउजर्स को बताता है कि अगर उन्हें कोई HTML का कोड दिखे तो उससे किस तरीके का पेज या किस तरीके की वेबसाइट उन्हें जनरेट करनी है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली सारे रूल, सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज होती है रिलेटेड टू हाउ टू प्रोसेस HTML। ये जो HTML स्टैंडर्ड होता है इसको हम लिविंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अब ये वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है जिसको हम डे टू डे भाषा में सुनते होंगे कि इनका तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत लो है, इस तरीके की चीजें नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड HTML स्टैंडर्ड को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। हो सकता है अगले साल इस स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाए और ये अपडेट हो जाए, उसके बाद उससे अगले साल और थोड़ा सा अपडेट हो जाए। तो ये टाइम के साथ अपडेट होता रहता है, इसीलिए ब्राउजर नए रूल्स के हिसाब से हमेशा HTML को रन करने की कोशिश करता है। तो HTML के वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है? वर्क करने का प्रोसेस ये होता है कि हम HTML का कोड लिखते हैं, फिर हम वो ब्राउजर को दे देते हैं। तो जैसे क्रोम है, क्रोम के पास हमारी HTML की फाइल आई तो वो उस फाइल को फिर इंटरप्रेट करेगा या रेंडर करेगा अकॉर्डिंग टू द HTML स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड के रूल्स पढ़ेगा, उसके रेगुलेशंस पढ़ेगा और उस हिसाब से रेंडर करेगा मेरे वेब पेज को। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हमारा HTML कोड एक वेब पेज में कन्वर्ट हो पाता है। अब इस चीज के बारे में यानी HTML5 के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये छोटा सा अच्छा सा मुझे आर्टिकल दिखा था कॉल्ड अ बिगिनर्स गाइड टू HTML5। आप ये सेम टाइटल ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ये थंबनेल है, ये फोटो है, आपको सेम चीज मिल जाएगी ऑनलाइन। बाकी HTML5 के बारे में अभी एज अ डेवलपर वेब डेवलपमेंट सीखते टाइम हमें और इतनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ हमें और ज्यादा नॉलेज साथ के साथ मिलती रहेगी। बट अगर आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज के बारे में सीखने में तो आप डेफिनेटली और चीजें जाकर सर्च कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहीं पर हमारा लेवल 2 कंप्लीट होता है HTML का। एंड आई होप कि HTML को आप भी उतना एंजॉय कर रहे हैं जितना मैं पढ़ाते हुए एंजॉय कर रही हूँ। काफी ज्यादा जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हम हर चैप्टर के साथ सीख रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और सबसे बेस्ट चीज बताऊं तो वेब डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करने की वो ये है कि जैसे जैसे आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जैसे जैसे हम नए एलिमेंट सीख रहे हैं, नए टैग्स के बारे में सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ एक वेबसाइट थी जिसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लोर किया था, ये चीज देखी थी। तो उन चीजों को आप खुद से इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट ऐसी जर्नी है जिसमें आप लर्न करेंगे वो बहुत ही अच्छी चीज है, पर साथ के साथ आप अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने आइडियाज के साथ जितना एक्सप्लोर करेंगे ना उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा एंड उतना ज्यादा आप और सीख रहे होंगे। इनफैक्ट मैं बोलूंगी एक्सपोनेंशियल हो जाएगी हमारी लर्निंग जर्नी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ विच इज गोइंग टू बी HTML लेवल 3।